गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने किस प्रकार से पिछली क्लास में स्वराज्य दल, उसकी स्थापना, उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम रखे गए, कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए, ऐसे कौन सी कार्य गतिविधियाँ रही जिसके फलस्वरूप स्वराज्य दल ने अपने जो उद्देश्य निश्चित किए थे उनको प्राप्त करने का प्रयास किया। ये हमने लास्ट जो हमारी क्लास रही थी उसमें हमने अध्ययन करने का प्रयास किया था। इसके बाद आज का हमारा नया टॉपिक है स्वराज्य दल के पतन के प्रमुख कारण। स्थापना हो गई, उनके उद्देश्य निश्चित कर दिए गए, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम निश्चित कर दिए गए, उन कार्यक्रमों को किया गया, कुछ उद्देश्य की प्राप्ति हुई, कुछ उद्देश्य प्राप्ति नहीं हुई। ये सब घटनाक्रम चलते हुए फिर क्या होता है, स्वराज्य दल का पतन हो जाता है। अब स्वराज्य दल के पतन के जो टूटने के जो प्रमुख कारण थे, वहाँ ऐसे कौन कौन से प्रमुख कारण थे जिससे स्वराज्य दल का विघटन हुआ, और उन्हीं कारणों के बारे में हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से स्वराज्य दल का एक इतिहास के तौर पर क्या इतिहास में उस स्वराज्य दल का महत्व रह जाता है, वो हम पढ़ते हुए इस टॉपिक को हम विधिवत रूप से समापन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, पहला है पतन के प्रमुख कारणों में पहला है CR दास की मृत्यु। जो संस्थापक थे स्वराज्य दल के प्रमुख स्तंभ कहे जाने वाले, उनकी मृत्यु। CR दास महान देशभक्त थे, इसलिए उन्हें देशबंधु नाम दिया गया था। उनको एक संज्ञा दी गई है देशबंधु की, CR दास को ही। 1925 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे स्वराज्य दल का संगठन जो था वहाँ अत्यधिक कमज़ोर पड़ गया। विशेषकर बंगाल में इस पार्टी की स्थिति अत्यंत शिथिल पड़ गई, यानी बहुत ही कमज़ोर हो गई। ये एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। CR दास की मृत्यु के साथ ही इस स्वराज्य दल का यहाँ से विघटन शुरू होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सहयोग की नीति। आरंभ में स्वराज्यवादियों ने असहयोग की नीति अपनाई थी और सरकार के कार्यों में विघ्न डालना ही उसका प्रमुख उद्देश्य बन गया था। हमने देखा था कि किस प्रकार से स्वराज्य दल ने एक निश्चित किया था कि हम किसी भी प्रकार का ब्रिटिश सरकार को सहयोग प्राप्त नहीं देंगे, सहयोग नहीं देंगे, हम असहयोग करेंगे और उनकी जो कार्यशैली जो है, उनके कार्य करने की जो नीतियां है, उन नीतियों में हम क्या करेंगे, एक बाधा डालने का काम करेंगे, जिससे क्या होगा, सरकार सोचने पर विवश हो जाएगी और उसकी नीतियों में जो कमी पेशियाँ है उन नीतियों में वहाँ बदलाव करने के लिए विवश हो जाएगा। ये उनका एक उद्देश्य था, हमने पढ़ लिया था इससे पहले। तो ये प्रमुख उद्देश्य बन गया था, परंतु उन्हें बाद में लगने लगा कि असहयोग की नीति अपनाने से देश को लाभ के बदले हानि ही हो रही है। ये अब उनके समझ में आ रहा था कि वहाँ तक तो हमने जो सोचा वहाँ ठीक था, लेकिन उसके बदले में हमें क्या हो रहा है, सब तरफ से लॉस ही हो रहा है। अब ये इनको यहाँ पर पता लग रहा है, इसलिए उन्होंने सहयोग की नीति अपना ली, अपना इरादा बदल दिया और उन्होंने जिस नीति का अनुसरण किया था कि हम किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे, उसको बदल के उन्होंने क्या कर दिया, अब सभी प्रकार से सहयोग की नीति अपनाएंगे। परिणाम स्वरूप जनता में उनकी लोकप्रियता जो थी वहाँ घटने लगी, क्योंकि एक ही विचारधारा को बार बार बदलते रहना, अपने आप की जो छवि होती है वहाँ उसमें धूमिल होती है। जो जनता थी उसको भी इस बात से अंदाज़ा हो गया कि कभी तो ये इस नीति पर चलते हैं, कभी ये इस नीति पर चलते हैं। मतलब ये हुआ कि जो एक लोकप्रियता जो थी लोगों में, एक जो पब्लिसिटी जो थी, वहाँ उनकी कम होने लग गई इससे। नेक्स्ट, स्वराज्य दल में मतभेद, दूरियां बढ़ने लगी धीरे धीरे। जो प्रमुख जो नेता थे उनमें दरार आने लगी, उनमें दूरियां बढ़ने लगी। परिणाम
जनता के सामने उपस्थित होगा। कैसे हम देखते हैं, पंडित मोतीलाल नेहरू सरकार से असहयोग करने वालों का नेतृत्व कर रहे थे, यानी किसी भी प्रकार का सहयोग हम नहीं करेंगे। उस नीति के जो लोग थे उनकी लीडरशिप कर रहे थे पंडित मोतीलाल नेहरू। दूसरी ओर बॉम्बे के स्वराज्य दल के नेता सहयोग के पक्ष में आ गए। एक पक्ष सहयोग की नीति में आ गया और दूसरा पक्ष असहयोग की नीति के अनुसरण करना लगा। इस प्रकार स्वराज्य दल में मतभेद उभर आया। अब एक ही घर में अगर दो विचारधारा के लोग रहेंगे तो टकराहट होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक का कहना है कि हम सहयोग करेंगे, दूसरा कहेगा हम सहयोग नहीं करेंगे, तो उनमें मतभेद होगा और बहुत जल्दी दरार आ जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है स्वराज्य दल के पतन के कारणों में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1926 का निर्वाचन। 1926 ईस्वी के निर्वाचन में स्वराज्यवादियों को वहाँ सफलता प्राप्त नहीं हो सकी जो उन्होंने 1923 ईस्वी के निर्वाचन में मिली थी। इससे पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा। जिस प्रकार से शुरुआती दौर में बंगाल में जिस प्रकार स्वराज्य दल ने किस तरीके से अपनी सफलता को प्राप्त किया था, वहाँ सफलता को 1926 का जो निर्वाचन जो था उसमें वहाँ दोहराने में असफल रह गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा धक्का माना जाता है स्वराज्य दल के लिए। पांचवा है हिंदूवादी दल की स्थापना। पंडित मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय की धारणा यह थी कि स्वराज्यवादियों की अड़ंगा नीति से हिंदुओं को हानि होगी। जो उनकी उन्हें यूँ लगता है कि हम बाधा डालेंगे, बाधा डाल के उनको मना लेंगे, तो ये एक अपनी स्वयं की भूल है उनकी। और उनके साथ साथ में भारत की जो जनता है उस जनता को भी वहाँ क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, ये इनका मानना था। और मुसलमानों को लाभ, यह सोचकर उन्होंने कांग्रेस से हटकर एक नया दल बनाया। इनके इस निर्णय से कांग्रेस के साथ साथ स्वराज्य दल को बहुत बड़ा झटका लगा। तो यहाँ पर एक जातिवाद की बात यहाँ पर लगा के और इस दल को तोड़ने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से स्वराज्य दल का बहुत जल्दी विघटन हो जाता है। अब है स्वराज्य दल का महत्व। ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो इम्पोर्टेंस रखती है अपने आप में। तो स्वराज्यवादियों के कार्यों की तीखी आलोचना की जाती है। जो स्वराज्य दल के जो नेता थे, प्रमुख नेता जो थे, उनके जो कार्य करने की जो शैली थी, अपने कार्य करने की जो नीति थी, उसका बहुत तीखी आलोचना भारतीय लोगों के द्वारा की जाती है। अनेक कांग्रेसी नेताओं का विचार था कि अड़ंगा डालने की नीति, हमने इससे पहले पढ़ लिया कि उनको हम क्या करेंगे, उनके कार्यों में बाधा डालेंगे जिससे वो क्या हो जाएंगे, मानने पर मजबूर हो जाएंगे। ये उनकी नीति थी। अव्यवहारिक और निरर्थक थी, जिसको किसी भी अर्थ में सार्थक नहीं माना गया। जिस नीति का वहाँ अनुसरण कर रहे थे वह नीति निरर्थक थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। डॉक्टर जकारिया का विचार है कि स्वराज्यवादियों की स्थिति उन व्यक्तियों जैसी थी जो अपनी रोटी को रखना भी चाहते हैं और खाना भी। ये उनकी एक हालत बन गई थी कि बचा के भी रखना चाहते हैं और उसको वहाँ खाना भी चाहते हैं। स्वराज्य दल अपने उद्देश्यों में आंशिक सफलता ही प्राप्त कर सका। इनके विरोध के बावजूद सरकारी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हो सका। इसके बावजूद इस दल के कार्यों का महत्व इस बात में है कि इसने असहयोग आंदोलन के बाद की शिथिलता के समय जनता में उत्साह और साहस का वातावरण तैयार किया, एक माहौल बनाया। जो असहयोग आंदोलन जिस प्रकार से उसका दमन कर दिया गया था, तो उसके बाद में जो आंदोलनकारी जो थे, जो क्रांतिकारी जो थे, वहाँ बिल्कुल एक शिथिल अवस्था में आ गए थे। एक किसी भी प्रकार का आंदोलन करने की नहीं की कंडीशन में आ गए थे।
तो उनके दिलो दिमाग में इस स्वराज्य दल ने उनका मनोबल बढ़ाया, उनका उत्साह बढ़ा, उनका उमंग बढ़ाने की जरूर इसने उनमें एक शक्ति पैदा की। जिस समय कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में व्यस्त थी और गांधी जी राजनीतिक निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे, उस समय उन लोगों में इस दल ने एक ऊर्जा भरने की कोशिश की, लोगों में एक शक्ति का संचार करने का इस स्वराज्य दल ने ये बहुत बड़ा एक कार्य किया। कांग्रेस रचनात्मक कार्यों में व्यस्त थी और गांधी जी राजनीतिक निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय स्वराज्यवादियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाला तथा अपनी अड़ंगावादी नीतियों के परिणाम स्वरूप द्वैत शासन को व्यर्थ कर दिया। साइमन कमीशन ने भी यह स्वीकार किया था कि उस समय स्वराज्य दल ही एक सुसंगठित और अनुशासित दल था, सबसे संगठित और जिसमें सब तरफ से अनुशासन भी उसमें विद्यमान था। तो उस समय जब साइमन कमीशन जब भारत में आया था, उस समय की जो बहुत बड़ा एक दल माना जाता था स्वराज्य दल, वहीं भारत का एक बहुत बड़ा संगठित दल माना जाता था, जिसके पास एक सुनिश्चित कार्यक्रम था। संक्षेप में स्वराज्य दल ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंधकारपूर्ण समय में आशा की एक छोटी सी किरण को प्रज्वलित करने का कार्य किया और जनता में उत्साह तथा नवजीवन का संचार किया, जनता में एक ऊर्जा का संचार किया इस स्वराज्य दल ने। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वराज्य दल की स्थापना कैसे हुई, उसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वहाँ किस प्रकार के थे, उनके क्या क्या मांगे थी जिसको वहाँ अपनी ओर अपना पक्ष रखने की कोशिश करते थे। उसके बाद हमने देखा कि उनके ऐसे कौन कौन से कार्य किए जिन कार्यों के बल पर उनके जो उद्देश्य जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनको प्राप्त करने में उनको सहायता मिली। उसके बाद में हमने देखा कि कुछ समय के बाद किस प्रकार से स्वराज्य दल का विघटन होता है, किस प्रकार से वहाँ टूट जाता है, क्या क्या उनकी कमियां रही जिसके कारण उसका विघटन हो जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि किस प्रकार से स्वराज्य दल का महत्व निकलकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए स्वराज्य दल ने हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य किया। इस प्रकार से हमने एक विस्तृत तरीके से हमने स्वराज्य दल को पढ़ने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक और नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।